नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 8 के अतिलघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में बात की थी और इस भाग में हम जो है इसके निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आइए, उससे पहले जी हाँ, आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ में मिलकर के हम पादपों में खनिज पोषण के भाग निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो पौधों में खनिज पोषण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो जब आपके बच्चों निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो ये 5 नंबर के होते हैं। आपको पॉइंट्स में अगर आप आंसर देंगे तो आपके जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत तरीके से आप लिखेंगे, उसमें पॉइंट्स से याद करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे उसमें कि 105 तत्वों के बारे में पता चला है। उस 105 तत्वों में से 60 तत्व जो हैं वो ऐसा पाए गए जिसमें पादपों में पाए गए। फिर उसमें से जो 60 तत्व थे उनमें से भी जो कुछ तत्व थे वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी थे, है ना। बाकी जो है वो अनावश्यक थे, कोई काम के नहीं थे। तो जो पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी थे वो थे 17 तत्व। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहा गया और बाकियों को अनावश्यक तत्व घोषित कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि ये जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं ये अनिवार्य क्यों हैं, ये ऐसा क्या करते हैं। तो ये जैसे पेड़ पौधों के जनन के लिए, उनके जीवन चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब ये है कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर मैग्नीशियम पौधे को चाहिए तो वो मैग्नीशियम ही चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं आ सकता, है ना। विशिष्ट होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कह दे कि भाई नहीं, ये दवाई नहीं मिल रही मार्केट में, चलिए इसका रिप्लेसमेंट ये है, आप खा लीजिए, ऐसा नहीं यहाँ पर चलता। विशिष्ट होते हैं। फिर इसके बाद बात है कि उपापचयी ऊर्जा जो है, उपापचयी क्रिया में प्रत्यक्षतः ये सम्मिलित होते हैं और इनकी कमी जो है, अगर प्रत्येक तत्व में से किसी की भी कमी होती है तो वो विशिष्ट लक्षण जो है वो उत्पन्न करती है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण कि ये अनिवार्य पोषक तत्व कहलाए गए। अब ये होते कितने तरह के हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। हम बात करेंगे वृहद पोषक तत्वों की। तो वृहद पोषक तत्व की जब हम बात करते हैं तो 1 से 10 मिलीग्राम तक इसका शुष्क भार होता है, इसीलिए इनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। और ये होते कौन से हैं और कितने होते हैं? ये 9 होते हैं संख्या में। और CHO, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, और Ca, Mg और S, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम और S सल्फर। तो ये 9 जो हैं वृहद पोषक तत्व होते हैं। फिर बात करते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व की। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो 8 होते हैं आपके, और ये 1 मिलीग्राम से कम इनकी मात्रा होती है। और होते कौन कौन से हैं? ये आपके होते हैं आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोराइड और निकल। तो इस तरह से आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि, है ना, वृहद पोषक तत्व होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद वृहद पोषक तत्व भी जो है उनको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है। प्राथमिक वृहद पोषक तत्व, ठीक है, वो होते हैं आपके NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो सूक्ष्म पोषक जो आपके द्वितीय वृहद पोषक तत्व हैं वो होते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इस तरह से ये आपको ध्यान होगा कि लघुत्रात्मक प्रश्न में भी ये पूछा गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना, कि प्राथमिक वृहद पोषक तत्व और द्वितीयक वृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त भी जो है सोडियम, SiCO, Se जो है ये लाभदायक तत्वों में मिलते हैं। ये आप एक लाइन इसकी लिख सकते हैं। फिर अनिवार्य पोषक तत्व जो है इनको कार्यों के आधार पर भी काम में लिया गया, मतलब बताया गया है कैसे होते हैं। तो संरचनात्मक, ठीक है, उसके बाद ऊर्जा संबंधित और एंजाइम सक्रियक, और फिर आपके परासरणी संतुलन। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो जैसे संरचनात्मक तत्व हैं तो ये संरचना किस किस की करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की करते हैं, DNA, RNA, आपके वसा है, प्रोटीन है, इन सब के संरचना बनाने में ये सारे वृहद पोषक तत्व जो है वो काम में आते हैं। जैसे CH और O और N, ये 4 तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर ऊर्जा संबंधित तत्व कौन से हैं? तो जैसे मैग्नीशियम है आपका, जो कि क्लोरोफिल में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फास्फोरस है आपका, ATP के रूप में ऊर्जा देता है ना।
तो इसलिए ये ऊर्जा संबंधित तत्व हो गए। फिर आपके एंजाइम सक्रियक हो गए, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि एंजाइम के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी क्रिया को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो वो आपके हैं, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, ये सारे आपके एंजाइम सक्रियक या निरोधक हो गए। फिर परासरणी संतुलन करते हैं पोटेशियम और क्लोरीन। तो इस तरह से आपको ये सारी बात बतानी पड़ेगी कि ये पोषक तत्व ये मतलब रहत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, संख्या में 17 होते हैं, है ना, 9 बड़े हैं, 8 छोटे हैं, उनके बारे में ये सारी बात बतानी पड़ेगी। फिर पादपों के लिए जो 17 अनिवार्य तत्व हैं, उनके अनुसार जो C, H और O हैं, ये तो कैसे कहलाते हैं, ये जो कहलाते हैं अखनिज तत्व, है ना। अखनिज क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये वातावरण में मिलते हैं, और बाकी सारे के सारे जो है मृदा में मिलते हैं, इसलिए वो खनिज तत्व कहलाते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। और इसके बारे में ये और थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप कि जो आपका जो है कार्बन है वो कार्बन तथा ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलता है, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, आपका पानी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका, पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। तो आपको तत्वों के नाम लिखने हैं सारे जो भी हैं, और किन्हीं 4 तत्वों के कार्य, प्राप्ति, स्वरूप और न्यूनता के लक्षण की वर्णन कीजिए। 4 चीज़ें आपके पूछिए, कार्य, प्राप्ति, स्वरूप, न्यूनता के लक्षणों की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पता ही है कि 2 तरह के हैं, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है, आवश्यक तत्व। अब इनके नाम आप लिखेंगे, ठीक है। वही सारी बात जो पिछले वाले अपन ने प्रश्न में की थी, वृहत पोषक तत्व के बारे में CHO, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बता देंगे कि 1 मिलीग्राम से कम होता है, और आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने 4 किन्हीं तत्वों के बोला है, तो मैंने यहाँ पर 2 आपके वृहत ले लिए और 2 सूक्ष्म ले लिए, थोड़े से सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह से आपको आंसरिंग करनी है। एक आप आंसरिंग करने में, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप आंसरिंग करने में चित्रों का उपयोग ज़रूर कीजिए। जो एक चित्र है वो 1000 शब्द के बराबर होता है, तो चित्रों का आप प्रयोग करेंगे तो सहूलियत रहेगी प्रश्न का उत्तर देने में भी, और जीव विज्ञान में चित्र आवश्यक होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मैग्नीशियम का बताया, तो मैग्नीशियम का पहले आपको क्या बताना है कि किस तरह से उपस्थित है। तो मैग्नीज कार्बोनेट और फिर डोलोमाइट के रूप में मिलता है, ठीक है। ये आपको एक चीज़ ये बता देनी है किस रूप में मिलता है। फिर ये क्या है, आपको पता है क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। राइबोसोम के जो दोनों उप इकाइयाँ हैं उन दोनों को जोड़ने के काम में आता है। इसका काम पहले बताएंगे ना अपन, ठीक है, उनको जोड़ने के काम में आता है। और तेलीय बीजों में भी इसकी मात्रा संभवतः होती है, और DNA RNA के संश्लेषण में भी इसका महत्व है। न्यूनता के लक्षण इसके क्या हैं, अब यहाँ से अपन को न्यूनता के लक्षण इसके बताने हैं। तो न्यूनता के लक्षण ये है कि जो शिराओं के बीच का पार्ट है उसमें हरिमाहीनता आ जाती है, जबकि मैग्नीशियम की कमी होती है तब। ये देखिए, है ना, ये शिराएँ हैं, इनके बीच में हरिमाहीनता आ जाती है। फिर एंथोसाइनिन जो है उसके कारण पिंक कलर की जो है धब्बे हो जाते हैं इसके ऊपर, ये बता सकते हो आप। इसके बाद फास्फोरस के बारे में आप बता दीजिए, ये भी वृहत पोषक तत्व है ना। ये किस रूप में मिलता है, ये H2PO4 आयन और HPO4 आयन के रूप में मिलता है। फिर ये करता क्या है, इसका स्थानांतरण अकार्बनिक रूप में होता है, लेकिन कार्बनिक रूप में ये यौगिक के रूप में पाया जाता है, और 0.2 to 0.8% तक इसका जो है शुष्क भार होता है। फॉस्फोलिपिड्स में, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में, कोएंजाइम में, तो फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पूरी एक एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि फास्फोरस फॉस्फोलिपिड्स में, न्यूक्लिक अम्ल में, कोएंजाइम में, NAD, NADP, ATP। आप देखिए सब में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मुख्य घटक है ये। देखिए, है ना, आपको पता है कि न्यूक्लिक अम्ल में ये देखिए फास्फोट ग्रुप, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है जुड़ा हुआ होता है। फिर कोएंजाइम, NAD, NADP की आवश्यकता, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन वसीय अम्ल संश्लेषण है, ये सभी क्रियाओं में फास्फोरस जो है उसकी उपस्थिति ज़रूरी होती है। तो इसकी कमी से क्या होता है, पौधा जो है वो बौना हो जाता है, ठीक है, पौधे में बौनापन आ जाता है। फिर एंथोसाइनिन जो है, इसमें भी एंथोसाइनिन जो है दिखने लग जाता है पत्तियों के ऊपर, और जब ज़्यादा अगर कमी हो जाती है तो उत्तक क्षय होने लग जाता है, यानी पत्तियां जो हैं वो डार्क ब्राउन होकर के और सड़ने लग जाती हैं ना, झड़ने लग जाती हैं।
इसके अलावा ये देखो, ये सड़ने लग गई ना, ये झड़ने लग गई और विकृत हो गई हैं, मतलब इनका पत्तियों का शेप जो है वो चेंज हो गया है ना। ये फास्फोरस के कारण होता है। अब ये मैग्नीज जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है ना। और इसमें ये किस रूप में मिलता है? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नस आयन के रूप में मिलता है। कहाँ कहाँ ये काम आता है? श्वसन, नाइट्रोजन के उपापचय में, प्रकाश संश्लेषण में, इसके जो एंजाइम है उनको सक्रिय करने के काम में आता है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में, है ना, ये भी आप महत्वपूर्ण है, आपको लिखना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन और ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित एंजाइमों का अधिकतम भाग है ये। अब इसकी न्यूनता के क्या लक्षण हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो अगर इसकी कमी हो जाती है तो जो तरुण पत्तियां हैं, यानी जो उगती हैं, नई नई पत्तियां जो उगती हैं वो, और जो पुरानी पत्तियां, उन दोनों में ही क्या हो जाती है? हरिमाहीनता हो जाती है। इसके साथ ही जड़ जो है, जड़ की वृद्धि कम होती है ना। जड़ जो है, ये देखिए यहाँ पे, जड़ की वृद्धि जो है कम हो गई अगर इसकी कमी होती है। फिर इसके बाद ये आपको बताया गया था कि जई जो होती है उसमें ये क्या करता है? ग्रे स्पाइक जो है ना, स्पिक रोग करता है, ग्रे स्पिक रोग है ना, इसमें ये धब्बे हो गए देखिए। और ये मटर में मार्श रोग, आपको ध्यान होगा मैंने आपको बोला था कि मटर तो मम्मी छिलवाती ही होगी, है ना, बताया था ना। तो उस टाइम कई बार आपके मटर में ऐसे ऐसे दाग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होते हैं? मैग्नीज की कमी के कारण होते हैं। मटर मार्श स्पॉट कहलाता है। फिर बात करते हैं हम बोरोन की। ये भी एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, और ये मिलता है BO3- है ना, BO4O72- के रूप में मिलता है। आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये किस रूप में मिलता है, क्वेश्चन में पूछा गया है ये बात। फिर मृदा में उपस्थित जो है कैल्शियम के साथ ये कैल्शियम बोरेट बना लेता है। तो कैल्शियम बोरेट जब बना लेता है तो अवशोषण नहीं होता है, तो इसलिए जब कैल्शियम युक्त जो मिट्टी होती है वहाँ पर इसकी कमी हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है वो अपन देखते हैं, लेकिन ये कहाँ काम आता है उससे पहले अपन को ये भी बताना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, कोशिका झिल्ली के क्रियाशीलता में, परागण के अंकुरण में और कोशिका विभाजन में ही इसकी बहुत महत्व है, ठीक है। तो ये आपको बतानी पड़ेगी ये वाली बात। अब इसकी न्यूनता के लक्षण ले लेते हैं। तो इसकी न्यूनता में उल्टी बात होती है, यानी कि क्या हो जाता है? पत्ती जो है एक तो मोटी और डार्क ग्रीन हो जाती है ना, और ज़्यादा अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन और मोटी हो जाती है पत्ती। और क्या होता है इसमें? जो संग्रहकारी हैं फल, जैसे संग्रहकारी आपकी मूली है ना, मूली है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, ये संग्रहकारी जो मांसल उत्तक हैं उनका क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, ठीक है। विघटन मतलब वो फट जाते हैं। ये फटा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये इसी के कारण, बोरोन की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। इसके साथ ही जो है पुष्प जो है ना, पुष्प आपको पता है, एक राजंथी में बताया गया था आपको, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब क्या है? पुष्प गुच्छ है पूरा, है ना, छोटे, ये सब पुष्प हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कम है, तो ये बोरोन की कमी के कारण है। इसमें देखिए पूरे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। कोई भी चार ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 2 बड़े और 2 छोटे, मतलब 2 वृहत और 2 सूक्ष्म ले लिए। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से याद है, उनके बारे में पूरी जानकारी आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अगले जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।